हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। आज का जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 10 है, जहाँ पे आज हम बात करेंगे सीड्स के बारे में। आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से AIPMT 2011 और नीट 2016 में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे तो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हो। तो आज ये हमारा बिल्कुल लास्ट लेक्चर है जहाँ पर हम बात करेंगे सीड्स के बारे में। तो आपको पता है कि जब डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर, तो उसके बाद जो है वो आपका जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है फ्रूट्स के अंदर, और जो आपका ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड्स के अंदर। तो हम फ्रूट वाला जो रीजन था उसकी हम बात डिस्कस कर चुके हैं, बट आज जो आपका ओव्यूल जो कन्वर्ट हो जाता है सीड के अंदर, और फिर सीड का क्या इंपॉर्टेंस है एंजियोस्पर्म के अंदर, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, जो आपके हम अगर प्लांट किंगडम की बात करें तो वहाँ पे हम ब्रायोफाइटा पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा पढ़ते हैं, जिम्नोस्पर्म पढ़ते हैं, एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। इसमें से आपके ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तो ऐसे हैं जहां पर जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए या फिर पोलिनेशन वगैरह के लिए वाटर पे डिपेंड होते हैं। पर यहाँ पर ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं है। जो आपके एंजियोस्पर्म होते हैं वो पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर पर बहुत ही कम डिपेंडेंट होती है। ओके, मोइजर जो पोर्शन होता है वो आपके विंड वगैरह या फिर इंसेक्ट वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के लिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर सीड बन जाते हैं। जो सीड बनते हैं उनको बहुत ही इजीली हम डिस्पर्स कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सीड को बहुत ही आसान होता है। ओके, इसके अलावा क्या होता है कि सीड जो वो इनएक्टिव कंडीशन में चला जाता है, यानी डोरमेंसी कंडीशन में चला जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी प्लांट की स्पीसीज है उसका जो सीड है उसको हम काफी लॉन्ग टाइम तक जो है वो रख सकते हैं, और जब पर्टिकुलर कंडीशन आएगी तो वापिस सेम प्लांट को हम ग्रो कर सकते हैं। यानी एग्रीकल्चर के अंदर इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज होता है। ओके, और डोरमेंसी के अंदर क्या होता है कि जो आपका सीड होता है वो इनएक्टिव कंडीशन के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से भी हम जो है वो लॉन्ग टाइम तक रख पाते हैं, ताकि एडवर्स जो कंडीशन है किसी भी प्लांट के लिए वो कंडीशन भी निकल जाए, और जब उसकी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाए। तो ये सब कुछ लिखा है। चलिए बात करते हैं। सीड ऑफर सेवरल एडवांटेज टू द एंजियोस्पर्म, यानी जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंजियोस्पर्म, उनमें जो है सीड बहुत सारे एडवांटेजेस प्रोवाइड करता है। कौन कौन से? फर्स्टली, since the reproductive processes such as pollination and fertilization are independent of water। तो मैंने आपको बताया था कि pollination और fertilization के लिए इनको water के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, इसी वजह से सीड बहुत ही अच्छे होते हैं। एंड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल, बट जो इनका सीड फॉर्मेशन है वो ज़्यादा डिपेंडेबल होता है। Also, seeds have better adaptive strategies for dispersal to new habitat and help the species to grow in new areas। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सीड जो है वो मैंने आपको बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से ले जाते हैं, तो इसी वजह से हमारे अंदर क्या है कि डिस्पर्सल बहुत अलग अलग एरिया के अंदर हम कर सकते हैं सीड का, और वहाँ पर क्या होगा, न्यू हैबिटेट के अंदर जो प्लांट स्पीसीज है वो भी बहुत आसानी से ग्रो कर पाएगी, और न्यू एरियाज के अंदर अपनी कॉलोनीज जो वापिस से डेवलप कर पाएगी। As they have sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। इसके अलावा क्या होता है, सीड के अंदर रिजर्व मटेरियल रहता है। कोटिलिडन्स के अंदर हम पढ़ते हैं ना कि रिजर्व मटेरियल रहता है। तो अब जो इनएक्टिव कंडीशन चल रही है सीड की, जो डोरमेंसी वाली कंडीशन चल रही है सीड की, उसमें सीड को क्या फायदा होगा कि जब तक उस सीड से प्लांट निकलकर उसमें 2-4 लीफ अच्छे से नहीं ग्रो हो जाती है, और वो पर्टिकुलर प्लांट जो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करने लग जाता है, तो इतना सारा रिजर्व मटेरियल रहता है उस सीड के अंदर कि वो अच्छे से वहां पर जो है वो ग्रो कर पाए, और जब तक उसमें अच्छे से लीफ निकल कर फोटोसिंथेसिस ना कर पाए तब तक उस पूरे प्लांट को जो नरिशमेंट प्रोवाइड कर सकता है सीड। ओके, द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो, और उसके बाहर आपको पता है कि हार्ड सीड कोट तो होती है सीड के बाहर, उससे भी क्या होता है कि जो आपका एम्ब्रियो होता है वो अच्छे से प्रोटेक्ट भी हो पाता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू द वेरिएशन। और सीड का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज क्या है कि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो वहाँ पे वेरिएशन आएगा, जो कि इवोल्यूशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रोल प्ले करता है, एडवांटेज है एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड प्रोवाइड करता है। ओके, अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में कि सीड जो है वो एग्रीकल्चर के अंदर कितना ज्यादा यूजफुल है। देखिए, सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, यानी अगर एग्रीकल्चर जो वो सीड ही होता है, सीड से प्लांट बनता है और फिर प्लांट से फ्रूट निकलते हैं। तो अगर सीड नहीं होगा तो कोई प्लांट नहीं होगा, कोई फ्रूट नहीं होगा, तो मेनली एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो वो सीड होता है। Dehydration and dormancy of the mature seed are crucial for storage of seeds which can be used as
food throughout the year also to raise crop in the next season। अब यहाँ पर सीड जो है वो थोड़ा सा डिहाइड्रेट भी हो जाता है और डोरमेंसी कंडीशन में चला जाता है। डोरमेंसी आप वो बोल सकते हो इनएक्टिव स्टेज होती है। जैसे आप रात को सोते हो ना, तो जब आप नींद ले रहे होते हो, सो रहे होते हो, तो आपकी पूरी बॉडी किस कंडीशन में चली जाती है? इनएक्टिव कंडीशन में चली जाती है। तो यहाँ पर जो स्लीप होता है उसको हम डोरमेंसी यूज करते हैं। जैसे आप स्लीप ले रहे हो, नींद ले रहे हो, तो यहाँ पर भी सीड जो वो स्लीप ले रहा है, नींद ले रहा है, वो डोरमेंसी कहलाती है। तो डोरमेंसी के अंदर जो वो सीड तो है तो लिविंग स्टेज में, बट वो इनएक्टिव रहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हम जो उस सीड को बहुत लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ताकि जब नेक्स्ट टाइम पे हमें क्रॉप जो है वो रेज करनी होगी तो हम आसानी से उसी सीड से जो नेक्स्ट क्रॉप रेज कर पाएंगे। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड? सीड के बिना क्या कोई एग्रीकल्चर हो सकती है? आई डोंट थिंक सो। और इन द प्रेजेंस ऑफ सीड विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे सून आफ्टर द फॉर्मेशन एंड कैन नॉट बी स्टोर। या फिर ऐसा सीड बना ले जो कि स्टोर ही नहीं कर पाते हैं, मतलब सीड निकला उसके वो तुरंत बाद प्लांट बनाने लग जाएगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। उस टाइम पे भी एग्रीकल्चर हम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। अब आप कहोगे ये तो बहुत अच्छी बात है कि जैसे मान लो कि अभी हमने सीड निकाला और सीड तुरंत जर्मिनेट कर गया। अब मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है वो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम वीट की बात कर लेते हैं या राइस की बात कर लेते हैं। वीट की बात करें तो वो विंटर सीजन के अंदर ग्रो की जाती है। ओके, तो अगर वीट का प्लांट जो है वो विंटर सीजन के अंदर हम ग्रो करते हैं और जब उसकी हार्वेस्ट करते हैं, कटाई करते हैं वीट की, तो उस टाइम अप्रोक्सीमेटली समर आने वाला होता है। तो अब आप देखिए विंटर के अंदर हमने सीड लगाया था, फिर समर के अंदर वो सीड बिल्कुल प्लांट बना के नए सीड्स जर्मिनेट कर चुका है, फ्रूट दे चुका है, तो अब उस जो प्लांट होता है उसको कट कर लेते हैं। अब अगर वो समर के अंदर वापिस वो सीड जर्मिनेट कर गया तो फेवरेबल कंडीशन जो है वीट के लिए वो विंटर्स है, तो वो समर्स के अंदर ग्रो नहीं कर पाएगा, तो उसका फायदा क्या होगा? तो यहां पर ये चीजें भी देखी जाती है। इसीलिए अगर सीड तुरंत वापिस से जर्मिनेट करने लग गया निकालते ही, तो हम उसको स्टोर नहीं कर पाएंगे, उसको यूज नहीं कर पाएंगे एज ए फूड, या फिर उसको नए प्लांट्स के लिए भी यूज नहीं कर पाएंगे, तो वो भी एक आपके अच्छे से एग्रीकल्चर नहीं हो पाएगी। हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड? अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हमने पोलन ग्रेन के अंदर पढ़ा था कि पोलन ग्रेन की वियाबिलिटी कितनी है, किसी की 30 मिनट्स है, किसी की 6 मंथ है, किसी की ईयर तक भी थी। तो यहाँ पर सीड की वियाबिलिटी कितनी हो सकती है, यानी एक सीड हमने प्लांट्स में से निकाला, अब वो कितने टाइम तक डोरमेंसी कंडीशन में रह सकता है, और जब हम उसको फेवरेबल कंडीशन देंगे तो वो वापस से ग्रो कर सकता है, तो वो चीज़ भी देखनी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर देखिए कुछ हमारे ऐसे भी सीड्स आएंगे जो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो डोरमेंसी कंडीशन में रह सकते हैं। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली। अब यहाँ पर ये पीरियड भी जैसे पोलन ग्रेन के अंदर भी ऐसा था ना कि किसी में 30 मिनट था, किसी में 1 मंथ था, किसी में 6 मंथ था, किसी में 1 ईयर था। यहाँ पर भी ये टाइम पीरियड जो वियाबिलिटी वाला है ये भी जो है वो वेरी करता है। जैसे हमारी लाइफ स्पेन अलग अलग ऑर्गेनिज्म की वेरी करती है, वैसे यहाँ पर ये जो आपकी सीड की वियाबिलिटी ये भी वेरी करती है। इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड्स लूज वियाबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ्स। ज़्यादातर जो होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपके सीड्स होती हैं वो उनकी वियाबिलिटी कुछ महीने तक होती है। सीड्स ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज लाइफ फॉर सेवरल ईयर। बट ज़्यादातर स्पीसीज के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सीड्स होते हैं वो बहुत सालों तक डोरमेंसी कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, इनएक्टिव कंडीशन के अंदर रह सकते हैं, और जैसे उनको पर्टिकुलर कंडीशन मिलेगी वो वापस से ग्रो कर सकते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, और कुछ ऐसे सीड्स हैं जो 100, 200, 300 मतलब 100, 200, 300, 500 ईयर्स तक जो भी हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वियाबल सीड्स। कुछ ऐसे रिकॉर्ड भी यहाँ पर दिए गए हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम तक सीड वियाबल रहे थे, मतलब बहुत हजारों सालों तक जो है वो सीड जो है वो डोरमेंसी कंडीशन में रहे थे, और जब वापस से फेवरेबल कंडीशन आई तो वो सीड वापस से ग्रो कर गए। अब 2 एग्जांपल दिए गए एनसीईआरटी में, देख लेते हैं कौन कौन सा। सबसे पहला, द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ द ल्यूपिन, दैट इज ल्यूपिनस आर्क्टिकस। तो जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस आपका बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के हिसाब से बायो नेम है, तो यहाँ पर जो ल्यूपिन एक प्लांट होता है उसमें ल्यूपिनस आर्किटस का जो सीड निकाला गया, एक्सकेविटेड फ्रॉम आर्कटिक टंड्रा। तो आर्कटिक टंड्रा के अंदर से एक सीड निकाला गया ल्यूपिन का, जो वहां पर पड़े थे ल्यूपिन आर्किटेक्ट्स के। वो सीड क्या करे थे? द सीड जर्मिनेट एंड फ्लोवर्ड आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर ऑफ डोरमेंसी।
यानी ये जो ल्यूपिन के सीड थे, ल्यूपिनस आर्किटेक्स के सीड जो थे, जो कि आर्कटिक टंड्रा से निकाले गए थे, ये 10,000 ईयर 10,000 साल के बाद वापिस से जर्मिनेट हो गए थे। यानी यहाँ पर जो इसकी वायबिलिटी थी वो अप्रोक्सीमेटली 10,000 ईयर के आसपास थी। ये पहला एग्जाम्पल था। सेकेंड एग्जाम्पल है, ए रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2000 years old viable seed is that of the date palm, that is Phoenix dactifera। तो फिनिक्स डेक्टिफेरा एक डेट पाम जो है वो प्लांट है, इसके सीड भी निकाले गए थे। कहां से निकाले गए थे? डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्चियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग ह्यूआर्ड प्लेस नियर द डेड सी। तो जो डेड सी है उसके पास किंग ह्यूआर्ड प्लेस था, वहां पे आर्चियोलॉजिकल क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम मतलब जो पुरानी चीजों की खोज करते हैं ऐसे मिट्टी खोद के, वहां पर वो ऐसे खुदाई चल रही थी और पुरानी चीजें जो निकालने की कोशिश कर रहे थे डेड सी के पास में। तो वहां से डेट पाम के सीड मिले थे, उसका बायनोमियल नोमेनक्लेचर क्या हो जाएगा? फिनिक्स डेक्टिफेरा। तो जो आपका बायोलॉजिकल नेम हो जाएगा फिनिक्स डेक्टिफेरा, उसके सीड मिले थे जो कि 2000 ईयर्स ओल्ड थे, बट येट वो वियाबल थे, यानी वो भी पर्टिकुलर कंडीशन मिलने के बाद ग्रो कर सकते थे। ओके, तो यहाँ पर दो एग्जांपल दिए, दोनों याद रखना, एक आर्कटिक टंड्रा जो वहां पे मिले थे और एक जो आपके डेड सी के पास में मिले थे। चलिए अब आगे देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, इट वुड बी वर्थ अटेम्प्टिंग टू कंप्रेहेंसिव द एनॉर्मस रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ सम फ्लावरिंग प्लांट्स बाय आस्किंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, देखिए, हाउ मेनी एग्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रियो सेक? एक एम्ब्रियो सेक के अंदर कितने एग मिलेंगे? 1। हाउ मेनी एम्ब्रियो सेक आर प्रेजेंट इन एन ओव्यूल? एक ओव्यूल के अंदर कितना एम्ब्रियो सेक? 1। हाउ मेनी ओव्यूल्स आर प्रेजेंट इन एन ओवेरी? एक ओवेरी के अंदर कितने सारे ओव्यूल्स हो सकते हैं? 1 to many, एक से लेकर बहुत सारे हो सकते हैं। हाउ मेनी ओवेरीज आर प्रेजेंट इन ए टिपिकल फ्लावर? फ्लावर के अंदर ज्यादातर जो है वो फ्लावर के अंदर पूछा तो मेनली टिपिकल फ्लावर के अंदर 1 ओवेरी होती है। हाउ मेनी फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन ए ट्री? मेनी, एक से लेकर बहुत सारे फ्लावर जो वो एक प्लांट के ऊपर हो सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट्स इन विच द फ्रूट्स कंटेन वेरी लार्ज नंबर ऑफ सीड? कुछ आपने ऐसे जो प्लांट्स देखे होंगे जहां पर बहुत सारे सीड्स होते हैं। ऑर्किड फ्रूट्स, अब यहाँ पर इन्होंने एक एग्जांपल दिया है ऑर्किड फ्रूट्स, ये जो सीड्स होते हैं वो ओव्यूल ही जो कन्वर्ट होता है सीड के अंदर, तो अब इसका मतलब वहां पर बहुत सारे ओव्यूल थे। ऑर्किड के अंदर भी बहुत सारे सीड्स होते हैं क्योंकि वहां पर ओव्यूल भी बहुत सारे होते हैं। और वन सच कैटेगरी एंड ईच फ्रूट कंटेन थाउजेंड्स ऑफ टीनी सीड, और ऑर्किड के अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं। सिमिलर इज द केस इन फ्रूट ऑफ सम पैरासिटिक स्पीसीज सच एज ओरबैंकी एंड स्ट्रीगा। तो आपको 3 याद रखने, एक ऑर्किड हो गया, और बांके हो गया, एक स्ट्रीगा हो गया। तो ये जो 3 प्लांट है इनके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे आपको वहां पर फ्रूट्स मिलते हैं जहां पर बहुत सारे सीड्स होते हैं। हैव यू सीन ए टीनी सीड्स ऑफ फाइकस? तो फाइकस के अंदर भी ऐसा होता है। हाउ मेनी लार्ज इज द ट्री ऑफ फाइकस डेवलप फ्रॉम दैट ऑफ ए टीनी सीड? हाउ मेनी बिलियंस ऑफ सीड दैट हैव फाइकस ट्री प्रोड्यूस? कैन यू इमेजिन एनी अदर एग्जांपल इन विच सच ए टीनी स्ट्रक्चर कैन प्रोड्यूस सच ए लार्ज बायोमास ओवर द ईयर? बनियान ट्री के अंदर भी ऐसा ही होता है, बनियान ट्री के अंदर भी जो सीड होता है वो काफी छोटा होता है बट वो कितना लार्ज बायोमेस बना देता है। ओके, तो यहाँ पर यही बताया गया। तो फाइकस के अंदर और बाकी स्ट्रीगा या फिर ऑर्किड के अंदर भी आपको बहुत सारे सीड्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियो के बारे में। इससे पहले हमने एक वर्ड पढ़ा था पार्थेनोकार्पिक। वहां पर क्या हो रहा था? पार्थेनोकार्पिक के अंदर फ्रूट बन रहा था बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब कई बार ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि सीड बन जाए विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी वहां पर कोई फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है और तुरंत क्या बन जाए, अगर सीड बन जाए, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब ये होता कैसे है? देखिए, यहां पर जो आपके सेल होते हैं डिप्लॉइड सेल, वो डिप्लॉइड सेल क्या करेंगे? वहां पर विदाउट रिडक्शन, कोई रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी, यानी कोई भी मियोसिस डिवीजन नहीं होगी। जो डिप्लॉइड सेल होगा वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गैमेटिक सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वो जो आपका गैमेटिक सेल होगा वो बना लेगा एम्ब्रियो, और वो जो एम्ब्रियो बनाएगा फिर वापस से एम्ब्रियो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की जो कंडीशन होते हैं उसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनी क्या होती है? पॉली मतलब बहुत सारे, एम्ब्रियोनी आप समझते हो एम्ब्रियो यानी मैनी एम्ब्रियो। अब ये मैनी एम्ब्रियो कैसे बनते हैं? तो हमने जब आपका एम्ब्रियो सेक वाला पोर्शन पूरा पढ़ा था और वहां पे हमने देखा था कि आपका जो अंदर ही अंदर एम्ब्रियो सेक होता है उसके बाहर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है और उसके बाहर इंटेगुमेंट लेयर होती है। तो जो न्यूक्लियस होते हैं उसके अंदर जो सेल होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। तो अब क्या होता है, कई बार जो न्यूक्लियस सेल्स होते हैं
वो क्या होते हैं, वो एम्ब्रियो बना लेते हैं। और वो अगर एम्ब्रियो बना लेंगे तो एक तो एम्ब्रियो सेक जो आपका फंक्शनल है वो तो है ही है, बट न्यूक्लियस के आसपास के जो सेल्स हैं वो भी एम्ब्रियो बना रहे हैं, तो वो पे क्या हो जाएंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे। ये आपका देखने को मिल सकता है सिट्रस के अंदर, सिट्रस या फिर मैंगो के अंदर ऐसी कंडीशन देखने को मिल सकती है जो एनसीईआरटी बोलती है। ऑरेंज के अंदर भी ऐसी सेम कंडीशन देखते हैं आप, जब ऑरेंज खाया होगा और देखा होगा उसमें बहुत सारी सीड्स निकलती हैं, वो क्यों, क्योंकि वहाँ पे पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन है। अब आगे बात करते हैं, देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से, ऑल्दो सीड्स इन जनरल आर द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब सीड्स तो फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होगा तभी जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट होगा किसके अंदर, सीड के अंदर। बट कई बार क्या होता है, ए फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज ऑफ एस्टेरियसी एंड ग्रासेस, तो एस्टेरियसिस या फिर ग्रासेस के अंदर क्या होता है, have evolved a special mechanism to produce seeds without fertilization called apomixis। नीट 2016 का क्वेश्चन है, ध्यान से याद रख लेना। एपोमिक्सिस क्या बोलते हैं, सीड विदाउट द फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट बन रहा है उसको बोलते हैं पार्थेनोकार्पिक। क्वेश्चन पूछा भी गया, व्हाट इज फ्रूट प्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड, पार्थेनोकार्पिक। और यहां से भी नीट में क्वेश्चन आया हुआ था, वो भी हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर। Thus apomixis is a form of asexual reproduction। apomixis क्या हो गई, asexual reproduction हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि डिप्लॉइड सेल हुआ, डिप्लॉइड सेल जो था वही गैमेटिक के अंदर चेंज हो गया और वही एम्ब्रियो बना गया। अब यहाँ पर कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो अलग अलग जगह से गैमेट नहीं आए, यानी एक मेल से जो फीमेल से आना था, जहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होना था, वो कुछ भी नहीं हुआ, डायरेक्ट सीड बन गया। तो ये क्या हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बट वो मिमिक किसकी कर रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कर रहा है, यानी वो बना तो सीड रहा है, कोशिश तो कर रहा है, बट कंप्लीटली अगर हम देखें कि वहां पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं आया, तो वो क्या टाइप हो गया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। There are several ways of development of apomictic seed. In some species, the diploid egg cell is formed without reduction division and develop into the embryo without fertilization। तो मैंने बताया था ना कि आपका डिप्लॉइड जो सेल्स होगा, ओके, वहां पर कोई भी रिडक्शन डिवीजन नहीं होगी और वो क्या बना लेगा, एम्ब्रियो बना लेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, और वो फिर सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब इन्होंने पॉली एम्ब्रियो के बारे में बता, देखिए, मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, 2011 AIPMT अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिट्रस और मैंगो के अंदर क्या होता है, इन सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसिलर सेल्स सराउंडिंग द एम्ब्रियो सेक। जो एम्ब्रियो सेक होता है उसके साइड में न्यूसिलस होते हैं, तो न्यूसिलस जो सेल्स होंगे वो क्या करेंगे, स्टार्ट डिवाइडिंग। अब वो डिवाइड करने लगते हैं, प्रोट्रूट इनटू द एम्ब्रियो सेक एंड डेवलप इनटू द एम्ब्रियोज। वो एम्ब्रियो सेक के अंदर चले जाते हैं और वहां पे वापस वो क्या बना लेते हैं, पूरा एम्ब्रियोज बनाने लगते हैं। जैसे एम्ब्रियो सेक है वैसे ही अलग अलग एम्ब्रियो बनाने लगते हैं। इन सच स्पीसीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज। अब इसमें क्या हो जाता है, ओव्यूल एक ही है बट उसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज हो जाते हैं। Occurrence of more than one embryo in a seed is referred to as the polyembryony। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं polyembryony। poly मीन्स मैनी, एम्ब्रियो यानी एम्ब्रियो, मतलब एक ही होल के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हैं। टेक आउट सम सीड ऑफ ऑरेंज। तो यहाँ पर ऑरेंज के अंदर भी वही होता है कि बहुत सारी पॉलीएम्ब्रियो होनी थी। एंड स्क्वीज देम, ऑब्जर्व द मेनी एम्ब्रियो ऑफ द डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, काउंट द नंबर ऑफ द एम्ब्रियो इन ईच सीड, व्हाट वुड बी द जेनेटिक नेचर ऑफ द एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज। अब इन्होंने पूछा है कि जेनेटिक नेचर क्या होगा एपोमिक्टिक एम्ब्रियोज का। तो देखिए, एपोमिक्टिक अभी हमने बताया था ये क्या है, आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जेनेटिक नेचर जो होगा वो सेम होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम एज पेरेंट। तो जो पेरेंट का है वही सेम नेचर एपोमिक्टिक एम्ब्रियो का होगा। क्यों, क्योंकि ये एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कैन दे बी कॉल्ड क्लोन्स, यस, उनको हम क्या बोल सकते हैं, क्लोन्स बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि वहां पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं है। अब ये बात करते हैं हाइब्रिड वेराइटीज की। हाइब्रिड वेराइटीज क्या होती है, जहां पर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग जीन्स का। जैसे एक मेल से आता है, ओके, और एक फीमेल से आता है, तो ये हाइब्रिड बन जाता है। यहाँ पर जो जेनेटिक वेरिएशन बनता है वो क्या बनता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ही होता है मिक्स। हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मिक्स। जैसे हम जो हमारा चैप्टर आता है 5th चैप्टर, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर पढ़ते भी हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्स, दो अलग अलग वेराइटीज लेकर उनको मिक्स किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका मिक्स होता है, यहाँ पर भी क्या होता है, जेनेटिक्स मिक्स होते हैं, मेल और फीमेल से अलग अलग जो आपके जीन्स आते हैं वो मिक्स हो जाते हैं। तो अब ये बात कर रहा है हाइब्रिड वेराइटीज का। अगर हाइब्रिड वेराइटीज के अंदर हमें अच्छी फसल लेनी होती है, अच्छी क्रॉप लेनी होती है, तो उसके लिए जो हम यूज करते हैं सीड्स का, वो हाइब्रिड होते हैं। तो उनको बार बार हाइब्रिड बनाना पड़ता है।
तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसी चीज़ हो जाए जहाँ पे हम उनको एपोमिक्टिक कर पाएँ, यानी जो अच्छी वेराइटी अगर हमने डेवलप कर ली है उसमें एपोमिक्टिक कंडीशन डाल देते हैं, तो जो बहुत अच्छी वेराइटीज़ है वो हर बार बहुत ही अच्छी वेराइटीज़ रहेगी। तो ऐसे करने की कोशिश की जा रही है, उससे हमारी जो क्रॉप है वो ज़्यादा अच्छी बेहतर हो पाएगी। तो यही यहाँ पे बताने की कोशिश करें। देखिए, hybrid varieties of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. तो हाइब्रिड इसके अंदर क्या होता है कि हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ जाती है। वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ हाइब्रिड इज दैट हाइब्रिड सीड हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। तो यहाँ पर हाइब्रिड के अंदर सबसे मेन डिसएडवांटेज क्या है कि हाइब्रिड जो सीड्स है वो बार बार उनको हाइब्रिड करना पड़ता है। मतलब हमने ऐसा नहीं है कि क्रॉप जो निकाली उसमें जो सीड निकल के आए वो हाइब्रिड है, नहीं, उनको दोबारा से हाइब्रिड करके बहुत अच्छी वैरायटी बनानी पड़ेगी, फिर वहां से क्रॉप लेनी पड़ेगी। क्योंकि जब क्रॉप से जो फ्रूट निकलेगा वहां पे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगी तो वेरिएशन हो जाएगा, तो वो सीड जो एक्चुअली में जहां से वो प्लांट बना था वो नहीं रह पाएगा, क्योंकि प्लांट क्या करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो वेरिएशन आ जाएगी। बट अगर वहां पे एपोमिक्टिक कंडीशन रही तो जैसा सीड बोया था वो हमारी फसल बहुत अच्छी हो गई, वही उसके सीड हम दोबारा से यूज कर सकते हैं नेक्स्ट को, और हर बार सेम क्वांटिटी के अंदर हमें जो क्रॉप मिल पाएगी। If the seed collected from the hybrid are sown, the plants of the progeny will segregate and do not maintain the hybrid character. क्यों नहीं रख पाएंगे हाइब्रिड कैरेक्टर? क्योंकि जब हमने हाइब्रिड सीड तो लगा दिया था, बट जब उससे वो प्लांट निकले तो वो प्लांट ने क्या किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर लिया तो वहां पर क्या हुआ, जो अब नए सीड बने वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने हैं, उसकी वजह से वो इतने अच्छे कैरेक्टर वहां पर नहीं रह पाएंगे। Production of hybrid seed is costly and hence the cost of the hybrid seed become too expensive for the farmer. यहाँ पे हाइब्रिड जो कंडीशन होती है वो भी काफ़ी महंगी होती है, उसकी वजह से जो फार्मर को सीड खरीदना पड़ता है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। If these hybrid are made into apomictic, there is no segregation of character in such hybrid progeny. Then the farmer can keep on the using the hybrid seed to raise the new crop year after year and he does not have to view hybrid seeds every year. अगर वहाँ पर एपोमिक्टिक कंडीशन रहेगी तो एक बार जो हाइब्रिड सीड बना दिए वो जब तक कंडीशन रहेगी वो हाइब्रिड सीड ही रहेंगे, तो उनको बार बार जो वो सीड परचेज नहीं करना पड़ेगा। जो भी उनके पास क्रॉप होगी उसमें से कुछ सीड वो रख लेंगे और नेक्स्ट टाइम पे वापस जनरेट कर देंगे। Because of the importance of apomixis in hybrid seed industry, active research is going on in many laboratories around the world to understand the genetic of apomixis. तो इस पे रिसर्च चल रही है कि हम जो सीड्स है उसको एपोमिक्टिक कैसे रख पाएं एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन इनटू हाइब्रिड वेराइटीज, और जो हाइब्रिड वेराइटीज है उनके अंदर कैसे एपोमिक्टिक जीन्स जो उनको भेज सकते हैं। ओके, तो ये सब कुछ था। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले AIPMT 2011 का क्वेश्चन है, न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी इज रिपोर्टेड इन द स्पीसीज ऑफ, यानी जो न्यूसिलर पॉली एम्ब्रियोनी है वो किस स्पीसीज के अंदर मिलेगी, सिट्रस, गॉसिपियम, ट्राइटिकम या फिर ब्रासिका। तो हमने पढ़ा था सिट्रस, मैंगो, ऑरेंज, इन तीन के अंदर पढ़ा था, हमारा आंसर आ जाएगा बहुत ही आसानी से सिट्रस। नेक्स्ट नीट 2016 फेज 1 का क्वेश्चन है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ। सीड फॉर्मेशन पूछा है, फ्रूट के लिए पार्थेनोकार्पिक होता है बट सीड पूछा है, सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिस, स्पोरुलेशन या फिर बर्डिंग। तो हमारा बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा एपोमिक्सिस, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। तो ये सब कुछ था इस वीडियो को लेकर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।